स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट सुखदेव कंबोज। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश से जुड़े हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। यह घटना दोस्तों क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। विवर्तन घटना कहलाती है। और ये किस प्रकार से होता है, तो इसका आपका रूप बदल करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। विवर्तन घटना, जिसको आपको इंग्लिश के अंदर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन। ये क्या होता है, मान लो ये इस तरीके से अवरोध है और ये बीच में जो जगह छोड़ी गई है और प्रकाश की तरंग इस प्रकार से आ रही है, तो इससे टकरा करके इसके जो किनारे हैं यानी ये वाले और ये वाले, इससे टकरा करके क्या कर जाती है ये, अगर यहाँ पे पर्दा हम रख दें तो ये पर्दे के ये वाली घटना यानी जो पर्दे का छाया वाला भाग है इसमें भी प्रवेश कर जाती है। और इस घटना को ही हम क्या करते हैं, प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। तो ये पर्दे वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रकाश की तरंग जो है अवरोध से टकराकर पर्दे के छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे दो घटनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अगर सिंपली, और यहाँ पे मैं पर्दा बना देता हूँ, ये पर्दा है आपका। अगर प्रकाश की तरंग सिंपली आ रही है इस तरीके से, तो आपका प्रकाश कहाँ पे पड़ना चाहिए, ओनली इस पॉइंट पे पड़ना चाहिए, यहाँ पे। लेकिन जब ये प्रकाश की तरंग क्या होती है, अवरोध से टकराती है, तो ये जो किनारे हैं यहाँ पर ये मुड़ जाती है, तो कुछ प्रकाश जो है ये अंधेरे वाला, पहले यहाँ पे अंधेरा था तो अंधेरे वाले पार्ट पे भी क्या आ जाती है, रोशनी करती है, चमक जाती है। इस कारण क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया विवर्तन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका विवर्तन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश द्वैध प्रकृति को दर्शाता है। आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो तरंग एवं कण दोनों के समान जो है प्रकाश की प्रकृति होती है। कुछ बिहेवियर इसके तरंग प्रकार के होते हैं और कुछ बिहेवियर जो है इसके कणीय प्रकार के होते हैं। आगे हम क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे होता क्या है, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका कुछ प्रकाश जो है अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, पर ये चिकनी सतह है आपकी, तो यहाँ से टकरा कर के क्या कर देता है, वापस लौट जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के अंदर एक रूप और आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा आगे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें किस प्रकृति की हैं। तो प्रकाश की तरंगों की प्रकृति दोस्तों होती है अनुप्रस्थ प्रकार की। दो प्रकार की तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की और अनुदैर्घ्य प्रकार की। तो प्रकाश की जो तरंग होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग की होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। और यह घटना ध्रुवण से बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। तो आपका घूम फिर के क्वेश्चन ये आगे फिर भी आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से अपनी ऊर्जा दे रहा है हमें। तो इस दर से अगर ऊर्जा निकल रही है तो उसके द्रव्यमान में भी निश्चित रूप से कमी हो रही है। तो इस द्रव्यमान की कमी किस दर से हो रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान में कमी जो है आपकी किस दर से हो रही है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 4 × 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से जो है सूरज का जो द्रव्यमान है वो कम हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोमर ने, सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग जो है ज्ञात किया। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ये भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पता है कि सबसे जो सरल माध्यम होता है उसके अंदर प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, यानी जो सघन नहीं होता है। तो निर्वात, बिल्कुल जहाँ पे निर्वात यानी जहाँ पे वात नहीं होती, हवा नहीं होती, तो निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि कर दी जाए तो प्रकाश की गति क्या होती है। प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, माध्यम के तापमान में अगर क्या किया जाए, टेम्परेचर राइज कर दिया जाए। तो किसी भी माध्यम का अगर क्या प्रकाश की गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर माध्यम का क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर को राइज कर दिया जाए, तो प्रकाश की गति वैसी की वैसी रहती है। गति पर, प्रकाश की गति पर माध्यम के टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है।
9वें नंबर पे आ जाते हैं जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल। तो मैंने आपको क्या कहा था, सघन माध्यम के अंदर प्रकाश की गति धीमी होती है, जबकि विरल माध्यम जैसे जैसे होता जाता है प्रकाश की गति बढ़ती जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा जल, कांच और हीरा। हीरे के अंदर प्रकाश की गति सबसे कम होगी, फिर कांच के अंदर और फिर जल के अंदर ज़्यादा होगी, उससे भी ज़्यादा फिर वायु में होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे को जल, कांच और हीरा ही दिया गया है, तो सही क्रम आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 10वें नंबर पे आते हैं, डिस्कस करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आता है जो, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो सूर्य की तुलना के अंदर कम है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की दूरी जो है पृथ्वी से कम है सूर्य की अपेक्षा के अंदर, तो आने में समय भी कम लगेगा। तो रफली अराउंड 1.23 सेकंड लगते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको 1.3 सेकंड भी मिल जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 मिनट दे रखा है, 8 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। देखिए, तो आपको 1 सेकंड ही लगाना है यहाँ पे आंसर, लेकिन एग्जैक्ट आपको 1.2 या 1.3 सेकंड भी मिल सकता है, ये आप ध्यान रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये आपको क्वेश्चन पता होगा, 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में, क्योंकि सूर्य ज़्यादा दूर है पृथ्वी से। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो प्रकाश का भी ध्रुवण होता है और ध्वनि का भी ध्रुवण होता है। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं घटित होती हैं प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये किसने दिखाया था कि प्रकाश के अंदर विद्युत प्रभाव भी होता है? ये किस वैज्ञानिक ने दिखाया था? तो एच हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने प्रकाश या विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। आपको सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जो कुछ समझाने वाला होगा मैं बीच में समझा दूंगा। पर किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों की विवर्तन की घटना को सबसे पहले किसने बताया था? तो ये ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक थे, तो इसे वो विवर्तन की घटना बताते हैं। इसी तरीके से एक वैज्ञानिक आपको और याद रखनी है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के अंदर विद्युत चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, तो उसकी खोज कौन करता है? उसकी खोज करते हैं दोस्तों मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सिद्धांत भी दिया था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये आपको बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्रकाश के तरंग की प्रकृति कौन सी है? अनुप्रस्थ प्रकार की है। तो ये ध्रुवीकरण से सिद्ध होता है। प्रकाश की कौन सी घटना? ध्रुवीकरण से ये सिद्ध हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तरंग, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करती है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था दोस्तों हाइगेंस। हाइगेंस का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? फिर आ गया आपका अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की कणीय प्रकृति जो है इससे पता लगती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, उसके छोटे छोटे कणों के बंडल्स के रूप में आगे चलता है, ये फोटोन कहते हैं। और इनका द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन पे, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में, वो अगेन आ गया, 8 मिनट आ जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 21 नंबर पे आते हैं। प्रकाश का वेग क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसको सी से डिनोट करते थे अपने क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल से। तो सी की वैल्यू कितनी होती थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 22 नंबर पे आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? वैसे कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय जो विजिबल पार्ट होता है, जिसे हम देख पाते हैं, वो भाग होता है किरीट या कोरोना। ये सूर्य का जहाँ पे ग्रहण होता है और उसके पीछे का भाग जो होता है उसको बोलते हैं किरीट या कोरोना, वही हमें दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूरा सूर्य ग्रहण जब लगता है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, समय कितना रहता है? तो 460 सेकंड मैक्सिमम रहेगा, इससे कम भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना ही रहता है 460 सेकंड। ये मिनट के अंदर भी आपको दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकंड होता है। 24 नंबर पे आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या हो जाता है? तो ऑब्वियसली हमको पता है कब होता है, जब चंद्रमा क्या हो जाता है?
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। इसी तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण कौन से दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण, ये कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है। तो पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है? चंद्र ग्रहण घटित होता है। वैसे आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन ही पूरा दिखाई देता है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण की घटना है वो भी पूर्णिमा के दिन ही घटती है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, अमावस्या आपको नहीं कर देना है यहाँ पे। अगर आप जनरल माइंड लगाओगे तो अमावस्या पर ही जाएगा, लेकिन चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण जो घटित होता है वो होता है दोस्तों अमावस्या के दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो चमकता है, ज़्यादा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस प्रकार से ये अगर माध्यम को, दो माध्यम है, एक ऊपर ये माध्यम दे रखा है, एक नीचे माध्यम दे रखा है। तो अगर विरल माध्यम से यानी किसी एक माध्यम से आने वाली किरण वापस उसी माध्यम के अंदर पूर्णता लौट जाती है, और पूर्णता लौट जाती है पूरी तरह से, जितना प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश वापस लौट जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो हद से ज़्यादा क्या होगा? चमकने लगेगा, हद से ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे की संरचना काफ़ी जटिल होती है, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा एक्स्ट्रा चमक मारता है। आगे बढ़ेंगे। पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण चलती है, सरल माध्यम से विगन माध्यम के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है आपका? विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर अगर जाती है तो प्रकाश अपने मूल मार्ग से वो क्या होती है? विचलित हो जाती है। या आपने यूँ कहें दूसरे शब्दों के अंदर, प्रकाश की किरण क्या होती है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम के कारण क्या होता है? ये अपने मूल मार्ग से, जैसे मान लो ये किरण इधर से आ रही है तो ये माध्यम से टकरा करके, तो अपने ये मूल मार्ग तो ये वाला है, लेकिन इससे क्या हो जाती है? या इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी। मूल मार्ग से क्या जब विचलित हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का, मान लीजिए ये बर्तन है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है और इसमें जो सिक्का है, सिक्का तो यहाँ पे रखा होता है, लेकिन हमारी आंख क्या होती है? यहाँ पे होती है। आपने बचपन में ऐसे चित्र देखा होगा। तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है जो हमारी आंख तक पहुँचती है, ये सीधी ऐसे पहुँच करके क्या करती है? थोड़ी सी ये मुड़ करके पहुँचती है, क्योंकि जैसे ही विरल माध्यम आता है तो इसका प्रतिबिंब जो है हमें थोड़ा सा आभासी प्रतीत होता है, तो सिक्का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कोई चीज़ अपनी मूल स्थान से उठी हुई प्रतीत हो या अलग दिशा के अंदर थोड़ी सी मान लो हट के प्रतीत हो, तो वो सारी घटनाएं किसके अंदर आती हैं? अपवर्तन के कारण आती हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो अपवर्तन की घटना होगी। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होगा। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी डिस्क की जो आपकी कैसेट देखते हो आप, उसको सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो इंद्रधनुष जैसी दिखाई देती है। तो इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? अगर हम सूर्य के प्रकाश के अंदर देखते हैं तो वो क्या गलती है? सूर्य का सारा जो प्रकाश उस पर गिरता है तो वो इंद्रधनुष की भांति व्यवहार करती है। तो इंद्रधनुष की भांति व्यवहार करती है क्योंकि प्रकाश का एक तो उसमें परावर्तन होता है और एक विवर्तन, दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार से जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया मैंने कि चीज़ें जब अपनी वास्तविक पोजीशन से उठी हुई प्रतीत होती हैं तो वो प्रकाश का कौन सी घटना होती है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये आपने बचपन के अंदर चित्र भी देखा होगा। ये विरल माध्यम है मान लो, और ये सघन माध्यम। सघन माध्यम में हम यहाँ पे जल ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है किसी, इसको आपतित किरण कहते हैं,
और विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अविलंब होगा, जिसको इंग्लिश के अंदर नॉर्मल बोलते हैं। तो इसका मूल मार्ग तो ये होगा, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से थोड़ी झुक जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो आपका जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर इसका उल्टा मैं कर दूं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार से जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये दोनों ही आपके नियम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाए, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन, तो अपवर्तन होता है और परावर्तन होता है। जैसे हमने ऊपर सीडी वाला क्वेश्चन देखा, सीडी वाला क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी कौन कौन सी घटना हो रही थी, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या हो रहा था, वो इंद्रधनुष जैसी प्रतीत होती थी, वो सारे के सारे कलर उसके अंदर दिखते थे। तो इंद्रधनुष भी किस कारण से होता है, अपवर्तन और परावर्तन की घटना दोनों होती है, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक के अंदर एक बाहरी साइड में लाल कलर दिखता है और बाकी फिर इस तरीके से कलर आते हैं दूसरे। एक नंबर का इंद्रधनुष जो इस प्रकार से आपको ज़्यादा जनरली ऐसे ही इंद्रधनुष दिखता है। लेकिन एक प्रकार का और होता है जिसके अंदर इंटरनली जो सबसे पहला कलर होता है वो लाल होता है, बाकी कलर इस प्रकार से ऊपर होते हैं। आगे बढ़ेंगे, मृग मृच्छका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। अब मृग मृच्छका क्या होती है, मृग मृच्छका एक ऐसी घटना होती है जो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलती है। वहाँ पर इस प्रकार से प्रतीत होता है दूर से देखने पर कि जलाशय है, पूरे जल का वहाँ पे समुद्र प्रतीत होता है कि काफ़ी सारा जल है। लेकिन ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये आपको ध्यान रखना है कि आभास होता है मृग मृच्छका का संबंध प्रकाश की किस घटना से है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी का संबंध किससे है? एंडोस्कोपी एक मेडिकल टर्म है, एक जिससे हमारे पेट के आंतरिक भागों की जो है फोटो ली जाती है और पता लगाया जाती है क्या गड़बड़ी है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही परिघटना पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एंडोस्कोपी से रिलेटेड है। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो जाए, प्रकाश क्या हो जाए, कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में अगर जाए तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। 37 नंबर पे आ जाते हैं, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब चीज़ें ज़्यादा हद से ज़्यादा चमकती हैं तो वो प्रकाश की कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा चटका हुआ कांच चटकीला इसलिए प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के अंदर के कारण प्रतीत होता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें दो ही टर्म आपको याद रखनी है जब भी इंद्रधनुष की बात आएगी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घूम फिर के। अब देखो इंद्रधनुष पर तीन प्रकार से क्वेश्चन, एक हमने सीडी वाला देख लिया, एक सिंपली इंद्रधनुष का कारण आपसे पूछ लिया, अब आपसे सूर्य का प्रकाश और इंद्रधनुष को लेकर के पूछ लिया। लेकिन आपको दो घटनाएं यहाँ पे याद रखनी है, एक तो अपवर्तन और एक परावर्तन। जब भी इंद्रधनुष बनेगा अपवर्तन और परावर्तन के संयोग से मिलकर के बनेगा। तो ये आपको मेन बात याद रखनी है। 39 पे आ जाते हैं, प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको आप बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पे काम करता है। जो आपके नेट वगैरह चलता है तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर का संबंध भी किससे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है। तो ये भी आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं हमारे पास। दृष्टि का एक दोष है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर आ जाएगा डी, 2 और 3। अब घटना देख लेते हैं। कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है, आंख का निकटतम बिंदु जो है सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। निकट की वस्तुओं को वो क्या नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता। दृष्टि का एक दोष है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, एक मिनट रुकिए, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ दिखाई दे सकता है, ये उल्टा ही होता है ना, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। तो वही आपका स्पष्टता नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे
ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये आपका आना चाहिए। कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता, ये सही आंसर आपका सही है। ये 2 नंबर, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, या जिसको आप दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष के अंदर या दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, वस्तु दूर की तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और आँख का निकट बिंदु जो है सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, तो 2 नंबर और 3 नंबर सही आंसर आएगा आपका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है 41 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नाम से भी आ सकता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी नाम से भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के क्या होते हैं, 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस जो नेत्र के पास में होता है बिल्कुल, और एक नेत्रक यानी दूर से, एक दूर पे होता है और एक आंख के पास में होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से चीज़ों को इस तरीके से देखा जाता है। इसमें लेंसों के क्या होते हैं, 2 सेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर पे आ जाते हैं, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं। किसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश की ये घटना कहलाती है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन घटना कहलाती है। इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि मान लो जब प्रकाश की किरण चलती है इस प्रकार से, तो माध्यम के कणों से ये टकराती है, माध्यम कोई भी अपना जो वायुमंडल के माध्यम के कणों से ये टकराती है, तो ये माध्यम के कण क्या करते हैं, इन तरंगों के क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और बाद में इसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो जो हमारा प्रकाश होता है वो 7 रंग से मिलकर के बना होता है। तो 7 रंगों के अंदर अलग अलग रंग होते हैं और सबकी अलग अलग क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो होता क्या है, जब सूर्य की किरण चलती है हमारे तक पहुंचती है, तो ये माध्यम के कण जो क्या करते हैं, इन किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी उनका प्रसारण कर देते हैं, यानी अलग अलग दिशा के अंदर उनको फैला देते हैं। अब फैला देते हैं तो जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल कलर की होती है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन यानी लाल रंग कम फैलेगा, और सबसे कम होती है बैंगनी की। तो बैंगनी रंग को सबसे ज़्यादा फैलाएंगे, और बैंगनी के जस्ट ऊपर क्या आता है, नीला होता है। ठीक है, तो बाकी सब जो है रंग है उनको तो नहीं फैला पाएंगे, बैंगनी और नीले को फैला पाते हैं। इसलिए आकाश का रंग जो है बैंगनी और नीला क्योंकि ज़्यादा प्रसारित होगा, तो बैंगनी और नीले कलर का ही हमारे को आकाश मिलता है। तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन घटना पर ये आधारित है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर। एक तो सामान्य जो आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अब सुबह समय और दोपहर के समय और जो है शाम के समय, ये तीनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल हमारा आकाश नीला दिखाई देगा, लेकिन सुबह के समय और शाम के समय आकाश का रंग हमें क्या प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। ये भी किसकी घटना है, प्रकीर्णन की घटना है। इसमें क्या होता है, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय हमारे से सूर्य की दूरी जो है क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, काफ़ी दूर हो जाती है। तो जहाँ से जो किरणें चल रही हैं, सभी रंगों का, बाकी सभी रंगों का क्या हो जाता है, रास्ते में अवशोषण हो जाता है, माध्यम के कणों द्वारा अवशोषण हो जाता है और प्रकीर्णन हो जाता है। अवशोषण होकर के क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, सारे कलर वहीं पे फैल जाते हैं। और हमारी आंख तक जो सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने बताया कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होने के कारण क्या होगा, वो रंग कम फैलेगा। तो हमारे तक सिर्फ लाल कलर ही पहुँच पाता है। प्रकाश का कौन सा कलर पहुँच पाता है, सुबह और शाम के समय लाल कलर ही पहुँच पाता है, बाकी तो सब क्या होते हैं, रास्ते में फैल जाते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह के समय और शाम के समय क्या आकाश कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। अब दोपहर की घटना की बात कर लेते हैं। दोपहर में हम इधर होते हैं, आकाश में सूर्य जस्ट हमारे ऊपर होता है,
तो सबसे कम दूरी पर होता है, सबसे कम दूरी पर होता है। तो किसी भी जो प्रकाश के किसी भी रंग का क्या नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं हो पाता या नगण्य होता है। तो सातों के सातों रंग हमारे पर संयुक्त रूप से पहुंचते हैं। संयुक्त रूप से जब सातों कलर पहुंचते हैं तो संयुक्त रूप से सारे कलर मिलकर के कौन सा कलर बनाते हैं, श्वेत कलर बनाते हैं, सफ़ेद कलर। इसीलिए हमें सूर्य की रोशनी जो है सफ़ेद प्रतीत होती है, आकाश का रंग भी सफ़ेद प्रतीत होता है। तो ये आपको पता लग गया, तीनों कारण किसके कारण हैं, प्रकीर्णन के कारण है। तो प्रकीर्णन घटना आपको समझ आ गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो आवृत्ति उसकी क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। आवृत्ति हमेशा समान बनी रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तरंग दैर्ध्य चेंज हो सकती है, आवृत्ति समान बनी रहेगी। 44 नंबर पे आते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। देखो अब क्वेश्चन आ गए हैं दोबारा से। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं आपको दे दी हैं। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बैंगनी का डिस्कस नहीं है क्योंकि बैंगनी का सबसे वैसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, लेकिन बैंगनी का यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं है। तो नीले का डिस्कशन है, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ही घटना क्या है, कहलाती है। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है निम्नलिखित वजह से होता है। विसरण किस वजह से होता है, प्रकाश का विसरण किस वजह से होता है। तो धूल कणों की वजह से होता है। धूल कण ही तो होते हैं जो प्रकाश का विसरण करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का विसरण किस कारण से होता है, धूल कणों से होता है। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है, धूल कणों की वजह से होता है। अगेन क्वेश्चन आ गया। 47 नंबर पे आते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। दोस्तों ये भी प्रकीर्णन की घटना ही है। प्रकीर्णन की घटना के कारण ये काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल में नहीं होगा तो उसके वायुमंडल के कोई कण भी नहीं होंगे, तो किसी भी जो है वो लाइट का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाएगा। प्रकाश वेव जो है आ रही है आपकी, उसका प्रकीर्णन हो ही नहीं पाएगा। और किसी का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाएगा, कोई रंग फैल ही नहीं पाएगा, तो वो क्या प्रतीत होगा, काला ही प्रतीत होगा। 48 नंबर पे आते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंदर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरीके से व्यवहार करता है। तो वो एक अपसारी लेंस की तरह काम करता है। अपसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। अपसारी, अपसरण जिसको बोलते हैं, अपसरण घटना होती है। अपसारी लेंस क्या करते हैं, किरणों को फैलाते हैं, जबकि अभिसारी लेंस क्या करते हैं, किरणों को एकत्रित करते हैं। तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस ये आपको पता होने चाहिए, जिसको हम आप बोल देते हो दूसरे शब्दों के। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। जबकि अपसारी लेंस और अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस। तो लेंस अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अंदर क्या होता है, ये सेंटर में तो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच से मोटे होते हैं, और एजेस पे यानी किनारों पे क्या होते हैं, पतले होते हैं, किनारों पे पतले होते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, इसको क्या दूसरा नाम है उत्तल लेंस का, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो ये सिंगल पॉइंट पे इमेज को क्या करता है, एकत्रित करता है, सभी प्रकाश की किरणों को मिलाता है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसको इंग्लिश के अंदर कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। ये सेंटर से तो क्या होते हैं, पतले होते हैं, सेंटर में क्या होते हैं, पतले होते हैं, जबकि किनारों पे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, किनारों से ये मोटे होते हैं, कॉनकेव लेंस। और इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी, इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। ये जो आपका क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस। ये क्या करते हैं, किरणों को फैला देते हैं। तो ये इनके गुण हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ओवरऑल।
आगे बात करेंगे, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ये आगे ना बात, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे कम क्या होता है, इसका प्रकीर्णन होता है, प्रक्षेपित होता है। आगे बढ़ेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगेन समुद्र नीला किस क्यों प्रतीत होता है, एक तो प्रकीर्णन की घटना के कारण और परावर्तन भी होता है, ये दोनों घटनाओं के कारण क्या होता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा की किरण छा जाती है। देखो हमने डिस्कस कर चुके हैं लालिमा क्यों छाई जाती है, तो सीधा सीधा आप लगा सकते हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंद्रधनुष का किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस कलर का होता है, लाल का, क्योंकि लाल की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इंद्रधनुष को आप देखो तो लाल रंग आपको सबसे ज़्यादा विजिबल दिखाई देगा। सूखा बालू चमकीला प्रतीत होता है, चमकीला, तो गीला बालू द्युतिहीन, द्युतिहीन मतलब कम चमकीला प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है, परावर्तन है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पे परावर्तन की घटना है, तो परावर्तन हमारा होगा। मैंने आपको बता चुका हूँ, चमकीला कोई चीज़ ज़्यादा प्रतीत होती है तो वो घटना कैसी है, परावर्तन की घटना है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा लेंस जो है वो प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप जो है समतल दर्पण, समतल दर्पण पेरिस्कोप बनाता है। समतल दर्पण आपको पता होगा, समतल दर्पण क्या होता है, एक साइड से उसका लेप किया होता है और एक साइड से उसका क्या होता है, चमकीला भाग होता है, उसको ही समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण की आपकी जो थोड़ी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। समतल दर्पण के अंदर कैसी बनती है इमेज, कौन सी बनती है, आभासी बनती है, आभासी इमेज बनती है। और इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी लेफ़्ट राइट में इन्वर्टेड होती है। यानी अगर आप शर्ट पहन के खड़े हो गए तो जो आपकी लेफ़्ट जो जेब है वो राइट में दिखाई देगी और राइट वाली लेफ़्ट में दिखाई देगी, इस तरीके से उसके अंदर इमेज बनती है। तो इमेज का साइज़ बराबर में होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर में इमेज का साइज होता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी वस्तु हम जो है समतल दर्पण के अंदर देखेंगे उतनी बड़ी वस्तु ही उसके अंदर दिखाई देगी। तो ये इसका हो गया। और इमेज उतनी ही दूर पर बनती है जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है, उतना ही जो है समतल दर्पण के पीछे की साइड में बनती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारी समतल दर्पण की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे बढ़ेंगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो भूली, परावर्तन और व्यतिकरण। अब थोड़ा सा जल्दी हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्कस करने वाली बात है तो हम बीच में कर लेंगे। 56 नंबर, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये किरणों को एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है। और ये छोटे क्षेत्र के अंदर बड़ी वस्तु दिखा देता है। जैसे आपने देखा पीछे आपकी गाड़ी के पीछे क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, लेकिन वो छोटे से दर्पण के अंदर आपको क्या करता है, पूरे के पूरे ट्रक की और आसपास की इमेज भी दिखा देता है। तो ये उत्तल दर्पण का गुण है, इसीलिए वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं के लिए जो साइड मिरर लगा होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। सूर्य का सूर्यास्त के समय दिखाई देना ये अपवर्तन की घटना नहीं है, प्रकीर्णन की घटना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 58 नंबर पे आते हैं, रोगियों के दांत देखने में, ये भी अच्छा क्वेश्चन, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा उपयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। 59 पे आते हैं, वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट होती हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण यूज होता है। तो अवतल दर्पण इसके अंदर भी यूज होता है। अवतल दर्पण का क्या जो प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, किरणों को फैलाती है, और फैलाने वाली किरणें ही हमें चाहिए होती हैं क्योंकि हेडलाइट के अंदर, ठीक है। तो ये वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का यूज होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाने वाला, फिर अगेन दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण यूज होता है, जिससे हमें पूरा दिखता है उसके अंदर। 61 पे आ जाते हैं, 61 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है। तो आपको सूत्र दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v, ये सूत्र सही रहता है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा आ रहा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है।
तो मनुष्य की आँख में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, प्यूपिल पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो हम बचपन से जानते हैं कि हमारा रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा बनता है रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर देखा जा रहा है उसकी हाफ कम से कम उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तब जा करके उसके अंदर पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 65 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी दोस्तों इसकी जो आपकी अनंत। क्या होगी? अनंत होगी। जब दो क्या कर दिया जाता है, समांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। अब तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 3 प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? देखिए इसका आंसर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री बटे में यहाँ पे जो कोण बनता है, यानी यदि 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ तो इसके बटे में आ जाएगा 90। तो 360 बटे 90 -1 होता है आपका, ठीक है, -1। तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 पे जाएगा, 4 - 1 कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस तरीके से दो समतल दर्पण के बीच में अगर आप 90 डिग्री को छोड़ करके यहाँ पे कोई और कोण बन जाता है, मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कितना जो है 60 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 बटे में 60 - 1, तो ये आप जाएगा 6 पर चला जाएगा, तो 6 - 1 तब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका सूत्र क्या है? आप याद रखिए, इसका सूत्र है 360 बटे में कोण जो बनता है, जितने कोण पर रखी गई हैं, कोण -1, ये इसका सूत्र है। तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब आ जाएंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो आ जाएगा। समतल दर्पण में जब आपके दो समतल दर्पण किसी विशेष एंगल पर रखे गए, किसी विशेष कोण पर रखे गए, तो इस सूत्र से आप उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे वो आप निकाल सकते हो। तो ये कितने बने हैं वो आपको पता लग गया है। 3 प्रतिबिंब बने। कैसे? 360 बटे में 90 - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन पे। अभिसारी लेंस वह होता है जो अभिसारी का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। क्या होता है? एकत्रित करना। जो किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का काम होता है कि ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वो होता है जो किरणें क्या करता है? फैलाता है। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस। जो सेंटर से में पतले होते हैं, एजेस पे क्या होते हैं? मोटे होते हैं। आप अपने डिस्कस कर चुके हैं। 69 नंबर पे आ जाते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको पता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, उसकी वेवलेंथ द्वारा ही उसका क्या होता है? रंग निर्धारित होता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लाल रंग की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग
की सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे, क्या काम करता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति पानी में हवा का बुलबुला जो है वो काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, डायप्टर किसकी इकाई है? तो डायप्टर क्या है? लेंस की क्षमता नापने की इकाई है। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता नापने की इकाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायप्टर। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका सूत्र भी आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा। m इक्वल टू क्या होता था? 1 प्लस डी अपॉन में एफ। m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में एफ, तो आवर्धन क्षमता जो आपकी होती थी। धूप में चश्मे की क्षमता क्या होती है? धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो धूप का जो चश्मा होता है वो 0 डायप्टर पावर का होता है। कितने का होता है? 0 डायप्टर पावर का होता है। जस्ट वो, क्योंकि धूप से बचने के लिए होता है, तो उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायप्टर होती है। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर क्वेश्चन पे। एक लेंस का फोकस अंतर जो है 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए सूत्र जो है, सूत्र के अंदर आपको रखना है चीज़ें, तो आपको पता लग जाएंगी। अब सूत्र कौन सा है, सूत्र की बात कर लेते हैं पहले। लेंस का फोकस अंतर, ये फोकसांतर इसमें लिखा हुआ है, यानी इकट्ठा फोकस का अंतर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसकी क्षमता आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है, 1000 बटे में mm, जितने mm का फोकस का अंतर है। अब 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे? पहले कन्वर्ट करोगे mm के अंदर। तो क्या करेंगे? अपने 10 से गुणा करेंगे। तो 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया, ऊपर 40 आ गया, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बच गया मेरे पास? 4। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? प्लस 4D हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो आप दोबारा देख लीजिए कैसे करनी है। लेंस की क्षमता का सूत्र जो आपको क्या करना है? 1000 में भाग देना है, कितना? जितना फोकस का अंतर दे रखा है, वो भी mm के अंदर। तो आपकी क्या आ जाएगी? लेंस की क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पे इस केस के अंदर क्या दे रखा था? 1000 बटे में क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। इसको mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी क्षमता आपको ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 74 नंबर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कैसे होगी? अब हमने सूत्र क्या किया है? 1000 बटे में क्या करना है? 0.2 है, लिए मीटर के अंदर है, ठीक है ना। तो मीटर को पहले क्या करेंगे? सेंटीमीटर के अंदर बदलेंगे, ये हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर के अंदर आ गया। अब इसको mm के अंदर बदलेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमको क्या रखनी है? mm के अंदर रखनी है। तो हम इसको 10 का गुणा और कर देंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट जब उड़ाते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। इस 10 से इस 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 100 से ये 2 0 चली गई, और ये 2 5 है 10 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई हमारे पास? इसकी क्षमता आ गई प्लस 5D। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी 1000 के बटे में जो आपका फोकस दूरी दे रखी है वो काउंट करनी है, वो भी mm के अंदर, mm के अंदर कन्वर्ट। अगर मीटर में है तो उसको पहले सेंटीमीटर और फिर mm के अंदर कन्वर्ट करके आपका आंसर आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है, जब पानी के अंदर इसको डुबोया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? उसकी क्षमता दोस्तों घट जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 76 नंबर पे आते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों, प्रकाश जो है 7 रंग से मिलकर के बना हुआ, 7 रंग है प्रकाश के अंदर। जब ये अलग अलग रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तो सातों के सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। विक्षेपण, ऋण नहीं लगाया हुआ, तो वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जिसको आप बोलते हो इंग्लिश के अंदर। 77 नंबर पे आते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें? कौन सी घटना होती है? क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। सबका क्या होता है? विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सबकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, तो सब अलग अलग पॉइंट पे क्या होते हैं? विचलन होते हैं। तो उसी तरीके से उनका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। उसी हिसाब से ये रंग
विभक्त होते हैं। तो ये आ जाएगा 77 का डी आंसर। आगे बढ़ेंगे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? अभी आपने डिस्कस किया श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 आ गया आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन सा होगा? जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम होगी। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? बैंगनी कलर की है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? बैंगनी आ जाएगा। प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से मिलकर के नहीं बनते हैं दोस्तों। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हैं हमारे प्राथमिक रंग। इनको अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि इन तीनों रंगों से कोई भी रंग बनाया जा सकता है, तो इसलिए इनको प्राथमिक कलर बोलते हैं। तो ये बात हो गई। अब 81 नंबर पे आते हैं, 3 मूल रंग कौन से हैं? वही आपका आ गया RGB। RGB देख लो कौन सा है। 81 का आपका सी ऑप्शन बनता है, नीला, लाल, हरा, रेड, ग्रीन, ब्लू। जो आप घरों में टीवी इस्तेमाल करते हो उनका कोड भी यही रहता है। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लाल कलर की होती है। तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं दोबारा, तो आप चीज़ों को समझ करके चलिए, आपको याद रहेंगी चीज़ें। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कर देता है? उसका प्रकीर्णन कर देता है, परावर्तित करता है। उसको क्या करता है? परावर्तित करता है, ठीक है। अभी कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण के अंदर कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। अब 7 रंग में से मान लो 6 रंगों को तो अवशोषित कर लिया, उन 6 रंगों को अवशोषित कर लिया, केवल एक लाल रंग है जिसको वो अवशोषित नहीं कर पाया, उस लाल रंग को क्या कर दिया उसने? परावर्तित कर दिया। तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? लाल रंग की दिखाई देगी। अब मान लो कोई और इस तरीके से है, वस्तु पर क्या पड़ रही है? प्रकाश की किरण पड़ रही है, ठीक है। अब बाकी 6 कलर ऐसे हैं जिनको अवशोषित कर लिया, लेकिन एक नीला रंग जो था उसको क्या कर दिया इसने? परावर्तित कर दिया, ठीक है। तो जिस रंग को परावर्तित करेगा वैसी ही वस्तु क्या करेगी? दिखाई देगी। तो जिस वस्तु का रंग जो है वहाँ से परिवर्तित होता है। तो ये आ गया 83 नंबर का सी। अब बढ़ेंगे 84 नंबर पे, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी पर देखने पर कैसा दिखाई देता है? और हरी पत्तियाँ, अब पत्तियों को देखते हैं तो कलर कौन सा हमको दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। हरा रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सिर्फ हरे रंग को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। हरे रंग को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है, और परावर्तित किरण हमारे आंखों तक पहुँचती है और हमें क्या? हरा कलर दिखाई देता है। अब उनको क्या देखेंगे हम? लाल रोशनी के अंदर देखेंगे। अगर लाल रोशनी के अंदर देखते हैं तो वो क्या दिखाई देगी? काला दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, क्योंकि जो उसका परिवर्तित होने वाला कलर है वो परावर्तित नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने परावर्तित कौन सा कलर करना है? लाल को तो करना नहीं है और हरे को करना है। तो लाल रोशनी के अंदर अगर उसको रख देंगे तो हमें कोई भी रंग का वो क्या नहीं कर पाएगा, जो है परावर्तित नहीं कर पाएगा, तो काले रंग की दिखाई देगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे 85 नंबर पे, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीले बत्ती, आपको पता होगा सर्दी के टाइम में पीली बत्तियां लगाई जाती हैं। तो पीला प्रकाश क्या करता है? कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। तो कोहरे वाली रास्तों में पीली बत्ती काम में आती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 86 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? रंगों को अलग कैसे किया जा सकता है? आप सभी को पता ही है कि उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है। प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अब प्रिज्म हमारा जैसे बरसात के मौसम में जो हमारे वायु के कण हैं वो भी प्रिज्म की भांति व्यवहार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वो हरा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरा दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किससे दर निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्घ्य दर निश्चित किया जाता है, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी रंग का क्या नहीं हो पाएगा? प्रकीर्णन हो ही नहीं पाएगा, वायुमंडल में नहीं होगा। तो इसीलिए चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है, और पृथ्वी भी काले रंग की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये काला रंग हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक कलर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, RGB ये प्राथमिक कलर होते हैं। तो देख लीजिए, लाल, नीला, हरा। तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपका।
91 पे बात कर लेते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंग को समान अनुपात में मिला दिया जाता है, परिणामी रंग कौन सा होगा? सफ़ेद होगा। कि मैं आपको बता चुका हूँ RGB ये मूल कलर हैं। अब तीनों को समान अनुपात के अंदर मिला देते हैं तो वही श्वेत प्रकाश बन जाएगा। ठीक है, तो सफ़ेद हो जाएगा ये आंसर आपका। 92 नंबर पे आते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? आँख की रेटिना क्या काम करती है? आँख की रेटिना क्या काम करती है? आँख की रेटिना पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी फ़ोटो बनता है। अब फोटोग्राफी कैमरे में किस भाग में फ़ोटो बनता है? फिल्म पे ही तो बनेगा, जो आपकी वो रील होती है जिस पर, तो फिल्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको रेटिना के बारे में पहले पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जोड़ के दिया हुआ है, तो फिल्म आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 का क्या? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है लाया जाता है? उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल प्रकार का क्यों लेंस पाया जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस की क्या खासियत है? ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। और कैमरे में क्या करनी है? किरणों को एकत्रित करनी है, इसलिए उत्तल लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है। तो आपको अगर उत्तल और अवतल के बारे में पता है तो आप आइडिया भी मार सकते हो। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? अब ये क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, प्रेस बायोपिया। ठीक है, निकट और दूर की वस्तुओं की फोकस करने की आँख की योग्यता जब कम हो जाती है, ये जो रोग कहलाता है प्रेस, जो आपका प्रेस बायोपिया कहलाता है। 95 नंबर पे आते हैं, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस क्या है? आँख का एक भाग है। आइरिस का काम है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ज़्यादा प्रकाश ना चला जाए तो इस चीज़ को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ेंगे 96 नंबर क्वेश्चन पे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे 97 नंबर क्वेश्चन पे। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी अगर किसी को नेत्रदान करना है तो कौन सा हिस्सा जो है आंख का वो प्रत्यारोपित किया जाता है, दान दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन है। तो कौन सा सिर्फ भाग लिया जाता है? कॉर्निया भाग लिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, कॉर्निया ही रिसीव किया जाता है। 98 नंबर पे आते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 99 नंबर पे आते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? अब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो ये रोग कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया, ये कौन सा व्यक्ति नज़दीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन जो प्रकाश टॉपिक पर हम लेकर के आए हैं। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चनों को रिपीट करिए, इनके नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपके क्वेश्चन जो हैं इस पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। एक टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो 100 क्वेश्चन, तो वो टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है आपका। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।